राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे 7 राजकुमार और फूलमती रानी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा रहते थे। राजा का नाम रंजीत सिंह था। राजा के 7 बेटे थे। 7 बेटे वीर पराक्रमी और सुंदर थे। महाराज भी बहुत ही दयालु थे। राजा के राज्य में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। समस्त जनता सुखी थी। महाराज ने अपने बेटों की शिक्षा दीक्षा पूरी करके राजमहल वापस आ रहे थे। आज पूरा राज्य दुल्हन की तरह सजा हुआ था। महाराज भी अपने कक्ष में अपने मंत्रीगणों के साथ बैठे हुए वार्ता कर रहे थे। तभी दरबारी आया और दरबारी ने कहा कि महाराज की जय हो। महाराज, 7 राजकुमार महल में प्रवेश करने वाले हैं। महाराज कहने लगे, वाह क्या बात है, चलिए उनका स्वागत किया जाए। सभी मंत्रीगण महाराज के साथ महल के दरवाजे पर उपस्थित हो गए। 7 राजकुमार रथों पर सवार होकर महल में प्रवेश करते हैं। जनता जो प्रजा थी वह छतों से फूलों की वर्षा राजकुमारों के ऊपर कर रही थी। चारों तरफ राजकुमारों की जय जयकार हो रही थी। महल के द्वार पर महारानी आरती का थाल लिए खड़ी हुई थी। 7 राजकुमार रथों से उतरे और उन्होंने अपने माता पिता के चरण छुए। महारानी उनकी आरती उतारने लगी। महाराज कहने लगे, आप सभी राजकुमारों का स्वागत है। आओ मेरे वीर पुत्रों और महल में पधारो। महारानी कहने लगी, कितने दिनों बाद अपने पुत्रों को देख रही हूँ, भगवान इनको बुरी नजर से बचाए। और सभी महल के अंदर प्रवेश करते हैं। वैसे तो सभी राजकुमार सुंदर, सुशील और वीर थे, लेकिन सबसे छोटा राजकुमार विक्रम सिंह आ जाते हैं सबसे ज्यादा और अपने अपने आसनों पर बैठ जाते हैं। भोजन परोसा जाता है और सभी भोजन का आनंद लेते हैं। महाराज कहते हैं, बहुत दिनों के बाद आज अपने बच्चों के साथ भोजन कर रहा हूँ। यह भोजन बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। महारानी कहने लगी, बिल्कुल सही कहा महाराज। सबसे बड़ा राजकुमार महेश सिंह कहता है, पिताजी महाराज, हमें भी आज बहुत अच्छा लग रहा है। और सभी भोजन का आनंद लेने लगते हैं और फिर अपने अपने कक्ष में सोने के लिए चले जाते हैं। महारानी पलंग पर लेटी हुई महाराज से कहती हैं, महाराज, अपने पुत्र अब जवान हो चुके हैं, उनके विवाह के बारे में हमें सोचना चाहिए। महाराज कहते हैं, सही कह रही हो महारानी, हम जल्द से जल्द राजकुमारों के विवाह करके अपने कर्तव्य से मुक्त होना चाहते हैं। हम कल ही राजपुरोहित से कहकर कोई सुयोग्य राजकुमारियां ढूंढने के लिए कहते हैं। अगले दिन राजपुरोहित महल में आता है और राजपुरोहित कहता है कि महाराज की जय हो। कहिए महाराज, क्या आज्ञा है। महाराज कहते हैं, पुरोहित जी, हम चाहते हैं कि हमारे राजकुमारों के लिए आप सुंदर, सुशील और सुयोग्य राजकुमारियां ढूंढें। पुरोहित जी कहते हैं, जी महाराज, राजकुमारियां तो बहुत हैं मेरी दृष्टि में। राजकुमारों की खातिर ख्याति भी बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। राजकुमारों की प्रसिद्धि सुनकर कई देशों के राजा अपनी पुत्रियों का विवाह भी करना चाहते हैं। महाराज कहते हैं, ठीक है पुरोहित जी, आप महारानी को राजकुमारियों का विवरण दे दीजिए, वे ही पसंद करेंगी। राजपुरोहित जी कहते हैं, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। और पुरोहित जी चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद राजगढ़ के महाराज अपनी पुत्रियों का रिश्ता लेकर महाराज रंजीत सिंह के यहाँ भिजवाते हैं। पुरोहित जी कहते हैं, महाराज, राजगढ़ के महाराज अपनी 3 पुत्रियों और अपने भाई की 3 पुत्रियों का विवाह राजकुमारों के साथ करना चाहते हैं। मैंने राजकुमार और राजकुमारियों की कुंडली मिलान भी कर लिया है। महाराज, सभी राजकुमारों की कुंडली मिल गई है, परंतु महाराज कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु क्या पुरोहित जी। पुरोहित जी कहते हैं, क्षमा कीजिए महाराज, सबसे छोटे राजकुमार विक्रम सिंह के विवाह का योग अभी नहीं बन रहा।
इसलिए उनका विवाह अभी संभव नहीं है। महाराज कहने लगे, कोई बात नहीं पुरोहित जी, आप राजगढ़ के महाराज को हमारा जो संदेशा भिजवा दीजिए और उनसे कहें कि हमें रिश्ता मंजूर है। महामंत्री जी, आप विवाह की तैयारियां कीजिए। महाराज की आज्ञा से पूरे राज्य में विवाह की तैयारियां होने लगती हैं। पूरा महल फूलों और रंग बिरंगी झालरों से सजाया जाता है। चारों तरफ दास दासियां भाग भाग कर काम कर रहे थे। मंत्रीगण तैयारियां करवा रहे थे। उधर महल में सातों राजकुमार तैयार हो रहे थे और एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। तीसरे नंबर का राजकुमार सबसे छोटे राजकुमार विक्रम सिंह को छेड़ते हुए बोला, बड़े भैया, सबसे अच्छी किस्मत तो विक्रम की है, देखो बलि का बकरा बनने से बच गया। तभी चौथे नंबर का राजकुमार बोला, हाँ भाई, अब तो हमारी आज़ादी छिन जाएगी। और सभी राजकुमार हंसने लगे। राजकुमार विक्रम बोला, भाई मैं भी शादी करूंगा, लेकिन बहुत खूबसूरत राजकुमारी से। दूसरे नंबर का राजकुमार बोला, अच्छा जी, ऐसी कौन सी फूलमती रानी लाओगे? विक्रम सिंह को थोड़ा आश्चर्य हुआ और बोला, फूलमती रानी, ये कौन है? दूसरे नंबर वाला राजकुमार जब तक जवाब देता, एक दासी वहां आ गई और वह बोली, राजकुमारों को प्रणाम, आप सभी को महाराज बुला रहे हैं, बारात निकलने का समय हो रहा है। सबसे बड़े राजकुमार बोले, हम तैयार हैं और अभी पहुंचते हैं। दासी चली गई। राजकुमार बाकी राजकुमारों से मुखातिब होते हुए बोला, चलिए जल्दी करिए, हम लोगों का इंतजार हो रहा है। सभी राजकुमार तैयार होकर बारात लेकर निकलते हैं। सभी लोग तैयार होकर राजगढ़ पहुंचते हैं। बहुत ही धूमधाम से 6 राजकुमारों का विवाह संपन्न होता है। राजकुमार अपनी पत्नियों को लेकर अपने देश पहुंच जाते हैं। वहाँ राज्य में राजकुमार और उनकी पत्नियों का जोरदार स्वागत होता है। महारानी अपनी सभी बहुओं को लेकर महल में आती हैं और अपने रीति रिवाज पूरी करवाती हैं। सभी बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही हंसी खुशी समय व्यतीत होता है। एक दिन महारानी अपने मन की इच्छा महाराज को बताती है। कहती है, महाराज, हमने अपने कर्तव्य पूरे कर लिए, क्या हम कुल देवी के दर्शन और कुछ तीर्थ दर्शन कराएं? महाराज कहते हैं कि रानी, विचार तो बहुत उत्तम है, लेकिन अभी सबसे छोटा राजकुमार विक्रम सिंह का विवाह होना बाकी है, अभी हम कैसे तीर्थ पर चल सकते हैं? महारानी कहती है, मैं जानती हूँ महाराज, लेकिन राजपुरोहित ने अभी विवाह का योग नहीं बताया है, हम कुछ दिन बाद ही लौट आएंगे। मेरा मन बहुत कर रहा है कुल देवी के दर्शन करने जाने के लिए। महाराज कहते हैं, ठीक है महारानी, हम कल ही मंत्री जी से कहकर तैयारी करवाते हैं। अगले दिन यात्रा की तैयारी कर महाराज और महारानी यात्रा के लिए निकलते हैं। जाते समय वे बड़े राजकुमार और उसकी पत्नी को राज्य और महल की जिम्मेदारी सौंपते हैं और बाकी बेटों और बहुओं का ध्यान रखने की हिदायत देकर चले जाते हैं। सबसे बड़ी जो राजकुमार की पत्नी अपने देवरों और देवरानियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे कि एक दिन तीसरे और चौथे नंबर की रानी आपस में बातें कर रही थी राजकुमार विक्रम के बारे में। तीसरी रानी कहने लगी, भाई राजकुमार विक्रम तो बड़े घमंडी हैं, जब भी उसके विवाह की बात करो तो कहते हैं आप सभी से सुंदर रानी लाऊंगा। चौथी रानी कहने लगी, हाँ भाई, जैसे फूलमती रानी लाएंगे। और दोनों जोर से ठहाका मारकर हंसने लगी। उनकी बातें राजकुमार विक्रम ने सुन ली, परंतु वे इस पर मुस्कुरा कर रह गए। दूसरे दिन सभी राजकुमार भोजन कर रहे थे, परंतु राजकुमार विक्रम हुआ नहीं था। बड़े राजकुमार ने पूछा तो दासियों ने बताया कि वे महल में नहीं है। खैर, भोजन के बाद सभी अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। वैसे तो सबसे बड़ी रानी सभी का बहुत ध्यान रखती थी, पर आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, सो उसने तीसरी और चौथी रानी से कहा, देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग राजकुमार विक्रम के आते ही उन्हें भोजन करा देना। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। दोनों रानी वहाँ राजकुमार विक्रम का आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद राजकुमार विक्रम सिंह आ गए। उसने
जो है रानियों से भोजन परोसने के लिए कहा। दासियां भोजन परोसने लगीं। तभी तीसरी रानी चौथी रानी को आंख मारते हुए विक्रम से बोली, क्यों राजकुमार जी, आप कहाँ थे? सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजकुमार भोजन करते हुए बोले कि हम जंगल में गए थे। तभी चौथी रानी बोली, जंगल में क्यों? क्या अपने लिए पत्नी ढूंढने गए थे? और दोनों हंसने लगी। राजकुमार समझ गया कि ये लोग मेरी हंसी उड़ा रही हैं। वह भी व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, हाँ, फूलमती रानी को ढूंढने गया था मैं। यह सुनकर दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। राजकुमार ने फिर बोला और कहा कि देखना भाभी, आपकी देवरानी तो फूलमती रानी ही बनेगी। यह कहकर राजकुमार वहां से चला गया। शाम के समय ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। राजकुमार विक्रम अपने कक्ष के छज्जे पर खड़े थे और कुछ सोच रहे थे। तभी बड़ी रानी आई और बोली, राजकुमार, ठंडी ठंडी हवा का आनंद लिया जा रहा है। राजकुमार विक्रम चौंक कर पलटा और बोला, अरे भाभी, अब आपकी तबीयत कैसी है? तो बड़ी रानी कहने लगी, मैं ठीक हूँ। माफ कीजिएगा राजकुमार, आज आपको भोजन नहीं करवा सकी। राजकुमार कहने लगा, अरे नहीं भाभी जी, इसमें की कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, अच्छा किया। चलिए बताइए, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? क्या सोच रहे हैं? बड़ी रानी ने पूछा। तो विक्रम कहने लगा, भाभी, मैं सोच रहा हूँ आपकी देवरानी ले ही आऊं। बड़ी रानी बोली, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। लगता है ढूंढ ली है आपने हमारी देवरानी। कौन है वो? विक्रम सम्राट जो शर्माते हुए कहता है, भाभी जी, वो राजकुमारी फूलमती। क्या? यह क्या कह रहे हो आप राजकुमार? यह तो हो ही नहीं सकता। बड़ी रानी चिंतित होते हुए बोली। तो राजकुमार विक्रम बोला, क्यों नहीं भाभी, आखिर ऐसी क्या परेशानी है? बड़ी रानी समझाते हुए बोली, राजकुमार, तुम नहीं समझोगे। फूलमती से विवाह करना आसान काम नहीं है। वो 7 समुंदर पार रहती है। इतनी दूर जाना सरल नहीं है। रास्ते में चोर, लुटेरे, जंगली जानवर और माया भी मिलेंगे। आप कैसे निपटोगे इन सब से? राजकुमार विक्रम कहता है, भाभी, मैंने प्रण कर लिया है। अब चाहे कितनी भी मुसीबत आए, चाहे मेरी जान चली जाए, पर मैं राजकुमारी फूलमती को पाकर ही रहूंगा। राजकुमार का ये पागलपन है। राजकुमारी जो बड़ी रानी कहती है, राजकुमार विक्रम, आप जो अपनी जान को खतरे में डालने की सोच रहे हैं, मैं यह नहीं करने दूंगी। हम आपको इसकी इजाजत नहीं देंगे। और बड़ी रानी चिंतित हुए कहती है और कि राजकुमार, ऐसा दिमाग में मत लाइए। हम एक अच्छी सी राजकुमारी ढूंढकर तुम्हारा विवाह कर देंगे। और इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। रात गुजर गई। दूसरे दिन विक्रम ने अपने सभी बड़े भाइयों को अपनी इच्छा बताई और जाने की अनुमति मांगी। लेकिन सबसे बड़े राजकुमार ने विक्रम को अनुमति नहीं दी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि विक्रम की जान संकट में पड़े। लेकिन विक्रम ने अपने मन में ठान लिया था। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गया और फूलमती के देश जाने की तैयारी करने लगा। दिन भर योजना बनाने के बाद रात का इंतजार करने लगा। उसने अपनी योजना अपने परम मित्र चंदन को बताई। चंदन सेनापति का पुत्र था और बचपन से ही राजकुमार का मित्र था। वैसे तो वह बहुत ही डरपोक था, पर अपने मित्र पर उसे कोई संकट आने देना नहीं चाहता था। उसने विक्रम को बहुत समझाया, पर विक्रम ने ना मानने पर, जब उसने बहुत समझाया और विक्रम नहीं माना, तो वह भी उसके साथ चलने की जिद करने लगा। हार कर विक्रम को उसे अपने साथ रखना पड़ा। अब दोनों मित्रों ने चलने की योजना बनाई और रात गहराने का इंतजार करने लगे। रात गहरी होते ही विक्रम और उसका दोस्त चंदन निकलने को तैयार हो गए। विक्रम बाकी भाइयों के कमरे में देखने गया कि वे सब गहरी नींद में सो रहे थे। दरबान भी झपकी ले रहे थे। दोनों चुपचाप अपने घोड़े लेकर राजमहल से निकल गए। जैसे ही वे अपने राज्य की सीमा से बाहर आए, उन्होंने अपने घोड़े तेज दौड़ा दिए। चलते चलते वे थक गए। चंदन हाँफते हुए बोला, राजकुमार, अब नहीं चला जाता, बहुत थकान हो रही है।
राजकुमार भी थोड़ा थकान भरे लहजे में बोला, हाँ मित्र, थक तो मैं भी गया हूँ, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। सुबह हो गई, चिड़िया चहक रही थी, पशु पक्षी विहार कर रहे थे। विक्रम अंगड़ाई लेते हुए उठा। उसने चंदन को देखा तो चंदन मुंह खोले सो रहा था। राजकुमार को शरारत सूझी। उसने चंदन की नाक में एक पत्ता उठाकर घुमाया तो चंदन हड़बड़ाकर उठ बैठा और बोला, ये क्या मजाक है मित्र, ऐसे किसी को जगाते हैं क्या? राजकुमार हंसने लगा और बोला, जागो मेरे दोस्त, चलो सुबह हो गई है, अभी हमें बहुत दूर चलना है। चंदन रूठते हुए बोला, रात भर तो चले हैं मित्र, अब तो जब तक कुछ खा पी नहीं लेते तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। राजकुमार विक्रम हंसते हुए बोला, ठीक है मित्र, चलो खाने की कुछ व्यवस्था देखते हैं और आगे शायद कोई गांव हमें मिल जाए। वो थोड़ी दूर चले कि उनको एक गांव दिखाई दिया। दोनों ने यह बात तय कर रखी थी कि हम लोग किसी को अपनी पहचान नहीं बताएंगे, एक साधारण यात्री बनकर ही लोगों से मिलेंगे। दोनों गांव के अंदर पहुंच गए। उन्हें एक गांव वाला मिला। चंदन ने उनसे खाने पीने की जो पूछी तो गांव वाले ने एक घर की तरफ इशारा कर दिया और राजकुमार और उसका मित्र चंदन दोनों उस घर की तरफ चल दिए। अब दोनों मित्र उस घर के सामने खड़े हो गए। कच्चा घर था, फूस का छप्पर पड़ा हुआ था, मिट्टी से पुती दीवारें थीं। बाहर आंगन में एक और रंग बिरंगे फूल खिले थे, दूसरी तरफ बड़ा सा बरगद का पेड़ था। चंदन ने आवाज लगाई, कोई है क्या? इतने में एक पतला दुबला सा लड़का निकला और दोनों को देख के वह लड़का कम लड़की ज्यादा लग रहा था और अपनी पतली आवाज में बोला, कहिए क्या काम है? चंदन मुस्कुराते हुए बोला, जी हमें भोजन चाहिए, हम लोग यात्री हैं, बहुत दूर से आए हैं। लड़के ने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोला, ठीक है, भोजन तो मिलेगा परंतु दाम चुकाना पड़ेगा। दोनों ने हामी भरी। लड़के ने उनको स्नान आदि के लिए जगह बता दी और खुद भोजन की तैयारी करने लगा। थोड़ी देर बाद भोजन तैयार हो गया। वे लोग भोजन करने लगे। बात करते हुए लड़के ने उनका यात्रा करने का कारण पूछा तो विक्रम ने उसे सब कह सुनाया। यह सुनकर वो कुछ सोच में पड़ गया और बोला, देखिए, फूलमती रानी के पास पहुंचना बहुत मुश्किल है, इसमें जान जाने का भी खतरा है, रास्ता बहुत ही खराब और दुर्गम है। राजकुमार विक्रम ने कहा, मित्र, अब तो मैंने पक्का निश्चय कर लिया है, विवाह तो मैं फूलमती से ही करूँगा। भोजन करने के बाद दोनों मित्र सो गए। थोड़ी देर आराम करने के बाद उन लोगों ने चलने की आज्ञा मांगी। लड़का बोला, मित्रों, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो। चंदन बोला, मित्र, हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते, हम बहुत कठिन कार्य करने जा रहे हैं, तुम्हारी जान जोखिम में हम नहीं डाल सकते। राजकुमार विक्रम ने सहमति जताई पर वो लड़का नहीं माना। उसने बताया कि वो भी तलवार चलाना, घुड़सवारी करना जानता है और उनकी मदद भी हो जाएगी। उसकी जिद करने पर वे दोनों मान गए और उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। तीनों ने खाने पीने का सामान बांध लिया और अपने अपने घोड़े पर सवार होकर निकल गए। चलते चलते तीनों एक घने जंगल में पहुँचे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और घनी झाड़ियाँ थीं। कल कल करती नदी भी बह रही थी। तीनों आराम करने के लिए बैठे ही थे कि तभी किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। राजकुमार विक्रम आवाज़ की दिशा में दौड़ पड़े। आवाज़ का पीछा करते हुए वह भी घने जंगल में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक बकरी शेर की चपेट में है। वो यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि आवाज़ तो किसी लड़की की आ रही थी। इतने में वह बकरी फिर चिल्लाई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। राजकुमार ने फुर्ती से शेर पर वार कर दिया। थोड़ी देर में शेर तो ढेर हो गया। बकरी मिमियाते हुए राजकुमार के पास आ गई। पास आते ही वह एक सुंदर परी में बदल गई। विक्रम उसे देखता ही रह गया। उसने राजकुमार विक्रम से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस घने जंगल में तुम क्या कर रहे हो और तुम कौन हो?
राजकुमार विक्रम बोला, मैं कुंतल देश का राजकुमार विक्रम हूँ और फूलमती रानी से विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। तो वह परी कहने लगी, राजकुमार विक्रम, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी जान बचाई। तुम बहुत ही कठिन कार्य के लिए जा रहे हो, इसलिए मैं तुमको एक जादुई अंगूठी दे रही हूँ। इस अंगूठी की खासियत ये है कि जब भी तुम इसे पहनोगे तुम गायब हो जाओगे और किसी को नहीं दिखाई दोगे। और वह अंगूठी राजकुमार को दे देती है। राजकुमार अंगूठी को पाकर बहुत खुश हुआ। उसने परी का धन्यवाद किया। परी हाथ हिलाते हुए आसमान में उड़ गई। तभी चंदन और वो लड़का विक्रम को ढूंढते हुए आए और बोले, राजकुमार आप यहाँ चले आए और हम आपको पूरे जंगल में ढूंढ रहे थे। राजकुमार ने उनको जो है परी वाली बात बताई और वो जादुई अंगूठी भी दिखाई। अंगूठी देखकर वे दोनों बहुत खुश हुए। चंदन बोला, चलो राजकुमार इसकी परीक्षा लेते हैं। विक्रम ने अंगूठी पहन ली और पहनते ही विक्रम अदृश्य हो गया। दोनों विक्रम विक्रम चिल्लाने लगे। अंगूठी उतारते ही विक्रम दिखने लग गया। तीनों बहुत खुश हुए। लड़का बोला, राजकुमार ये अंगूठी आपके बहुत काम आएगी। तीनों अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़े। वे लोग चलते चलते दूर निकल आए थे। आगे उनको बड़ी बड़ी पहाड़ियां दिखाई दे रही थीं। पहाड़ियों पर घोड़े पर सवार होकर चलना कठिन हो रहा था, इसलिए तीनों ने घोड़ों की लगाम पकड़कर चलने लगे। अब तीनों पहाड़ियों पर चले जा रहे थे। ये इलाका डाकुओं के लिए प्रसिद्ध था। बहुत ही कुख्यात डाकू रहते थे। तभी अचानक डाकुओं ने हमला बोल दिया। पहले तो तीनों घबरा गए इस अचानक हुए हमले से, पर फिर संभल भी गए। तीनों ने अपनी तलवार निकाल ली और डाकुओं से भिड़ गए। डाकू संख्या में ज़्यादा थे, फिर भी तीनों ने बराबर उनसे मोर्चा लिया। अचानक लड़ते हुए विक्रम को अंगूठी की याद आई और वह अपनी जेब से निकालकर पहन ली। पलक झपकते ही वह गायब हो गया। सबसे पहले वह एक डाकू को लात मारता है, लेकिन डाकू को अपने पीछे कोई नहीं दिखता। तभी इस डाकू के गाल पर थप्पड़ मारता है तो वह फिर देखता है उसको कोई नहीं दिखता। अतः वह डाकू डर जाता है और भागने लगता है। फिर विक्रम दूसरे डाकू की तरफ बढ़ता है। डाकू के हाथ में तलवार मारकर उसकी तलवार गिरा देता है। डाकू जैसे ही तलवार उठाता है, तलवार आगे सरक जाती है। वह हैरान रह जाता है। फिर कोशिश करता है, लेकिन तलवार हाथ नहीं आती। वह थककर एक जगह बैठ जाता है कि तभी उसके गाल पर जोरदार तमाचा पड़ता है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। विक्रम को उसे जो सताने में बड़ा मजा आने लगा। वह दूसरी तरफ देखता है तो चंदन को दो डाकू घेरे हुए हैं। चंदन हाथ में तलवार लिए हुए उनका सामना कर रहा था। इतने में राजकुमार एक डाकू की धोती खींचता है। धोती खुल जाती है। डाकू शर्म के मारे वहीं बैठ जाता है। लड़का यह देखकर बहुत हंसता है। तभी सभी हंसने लगते हैं। तभी डाकू देखता है कि हवा में तलवार उड़ रही है। कभी किसी डाकू को थप्पड़ पड़ जाता है, किसी के लात, तो वे समझते हैं कि भूत है और भूत समझकर वहां से भाग खड़े होते हैं। अब विक्रम वापस दिखाई देने लगता है। चंदन खुश होकर कहता है, मित्र विक्रम, आज इस अंगूठी ने हमारी जान बचा ली। यह तो बड़े काम की चीज हाथ लगी है। गांव वाले लड़के ने भी सहमति जताई। अब तीनों आगे बढ़ चले। आगे चलने पर उनको एक झरना दिखाई दिया, जिसके चारों ओर हरियाली थी। बीच बीच में झरने का पानी बह रहा था। बड़े बड़े पत्थर भी पड़े हुए थे। जंगली फूल खिले हुए थे। बहुत सुंदर नज़ारा लग रहा था। तीनों का दिल खुश हो गया। राजकुमार ने कहा, मित्रों देखो कितना सुंदर दृश्य है। चलो आराम कर लिया जाए और हाँ, सबसे पहले स्नान किया जाए। उन डाकुओं से लड़कर पसीने से शरीर जो तरबतर हो गया है। चंदन ने अपनी सहमति जताई, लेकिन वो गांव वाला लड़का बोला, आप लोग नहा लो, मैं आपके लिए फल लेकर आता हूँ। चंदन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, अरे हमारे साथ स्नान करने में क्या परेशानी है? स्नान करने से तो थकावट दूर हो जाती है। आओ चलो। ऐसा कहकर चंदन उसको पानी में खींचने लगा। लड़का घबराकर हाथ छुड़ाकर दूर भाग गया और बोला, मुझे नहीं नहाना, आप लोग नहाइए। विक्रम बोला,
रहने दो चंदन, क्यों परेशान कर रहे हो बेचारे को, उसका मन नहीं है तो रहने दो। चंदन अब हंसने लगा। दोनों मित्र झरने में स्नान का आनंद लेने लगे। लड़का उनके लिए जंगली फल लेकर आया। सहसा उसने देखा कि एक पानी वाला सांप उन दोनों की ओर बढ़ रहा है। विक्रम तो थोड़ी दूर पर तैर रहा था, पर चंदन के पास लगभग सांप आ चुका था। लड़के ने आव देखा न ताव देखा, तुरंत पानी में कूद गया और सांप को उठाकर दूर पहाड़ी की तरफ फेंक दिया। चंदन एकदम हुए इस घटना से चौंक गया। उसने लड़के की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हैरानी से उस लड़के को देख रहा था जो अब लड़की में बदल गया था। उसके लंबे लंबे काले बाल पानी में तैर रहे थे। गोरे चेहरे पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। चंदन हकलाते हुए बोला, तुम तो लड़के थे ना? लड़की के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान तैर गई और वह बोली, हाँ, मैं एक लड़की हूँ और लड़का बनकर गांव में रह रही थी। राजकुमार भी अब वहां पर आ गया। वो भी उस लड़की को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। राजकुमार बोला, पहले तो तुम लड़का बनकर रहने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? लड़की पानी से बाहर निकलकर एक पत्थर पर बैठते हुए बोली, मेरी कहानी बहुत ही दुख भरी है, आप सुनोगे तो मेरी मदद करोगे? दोनों ने हाँ में सिर हिलाया और वे भी पत्थर पर बैठ गए। लड़की बोली, दरअसल हम नंदनपुर में रहते थे, जो कि रानी फूलमती के देश मालवगढ़ से कुछ ही दूरी पर था। मेरे बाबा वहाँ पर राजवैद्य थे। दोनों राज्यों में अच्छी दोस्ती थी। मेरे बाबा दोनों राज्यों के बीमारों की सेवा करते थे, पर मालावड़ के जो मंत्री थे वह बहुत बेईमान था। वो मालवगढ़ पर राज्य करना चाहता था, क्योंकि राजा के कोई बेटा नहीं था। वह फूलमती रानी से विवाह करके राजा के राज्य को हड़पना चाहता था। राजकुमारी से उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। उसने राज्य को हड़पने का दूसरा उपाय सोचा। उसने राजा के खाने में कोई जहरीला पदार्थ मिला दिया। जहरीली जो दवा नहीं थी, इससे केवल राजा की तबीयत खराब हो गई। मेरे पिताजी के पास सैनिक भागे भागे आए। मेरे पिताजी ने तुरंत उनके साथ चले गए। उन्होंने राजा को दवा दी। राजा को उस दवा से आराम हो गया। थोड़ी देर बाद दूसरी दवा देनी थी। पिताजी वहीं रुक गए। राजा साहब सो रहे थे। थोड़ी देर बाद उनको होश आ गया। पिताजी ने उनको दूसरी दवा पिला दी। कुछ ही देर में राजा तड़पने लगे और मर गए। मंत्री ने हल्ला मचा दिया कि वैद्य जी ने राजा को जहर दे दिया। पूरे राज्य में यह बात फैल गई। पिताजी को दोषी मानकर कारागार में डाल दिया गया। मेरे पिताजी ने अपनी बहुत सफाई दी, पर किसी ने उनकी एक न सुनी। राजकुमारी फूलमती अपने पिता के गम में उदास हो गई। उनका राजपाट से मन उठ गया। मंत्री के मन की बात हो गई जैसा मंत्री चाहता था। उसने राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। इतना कहकर वह लड़की चुप हो गई। विक्रम ने फिर से सवाल किया, लेकिन तुम यहाँ इतनी दूर कैसे आई हो और लड़का बनकर क्यों रह रही थी? लड़की कहने लगी, मजबूरी थी राजकुमार मेरी। मैं अपने पिता को छुड़ाने के लिए मंत्री के पास गई, लेकिन उसने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। राजकुमारी फूलमती भी मेरे पिता को दोषी मानती है। फिर भी मैं पिताजी को छुड़ाने के लिए कारागार में छुप कर गई, लेकिन सैनिकों ने मुझे पहचान लिया। मैं वहां से जान बचाकर भाग निकली और बचते बचते यहाँ तक आ गई। जमाने की बुरी नज़र से बचने के लिए लड़का बनकर रहने लगी। तभी आप लोग मुझे मिल गए। मुझे अपने पिताजी को छुड़ाने की उम्मीद जो नज़र आने लगी, इसलिए मैं आपके साथ शामिल हो गई। क्या आप मेरी मदद करेंगे? राजकुमार विक्रम ने पूरे जोश के साथ कहा, अवश्य, हम आपके पिताजी को छुड़ाने में आपकी सहायता करेंगे। परंतु आपको ये कैसे पता चला कि आपके पिता को फंसाया गया है? तब वह लड़की बोली, जब मैं अपने पिता को छुड़ाने कारागार में गई थी तो मेरे पिता ने मुझे यह बात बताई।
अपनी जीत की खुशी और राजगद्दी के घमंड में मदिरा के नशे में मंत्री ने यह बात मेरे पिताजी को कह दी। उसने उस दिन की पूरी घटना मेरे पिताजी को बताई। तो राजकुमार कहने लगा, ठीक है, चलो हम तुम्हारी मदद करेंगे। वो लोग चलने लगे तो चंदन लड़की से बोला, तुमने अपना नाम नहीं बताया। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा नाम लता है। चंदन कहने लगा, ओ लता, वाह क्या नाम है, नाम से ही खुशबू आ रही है। और वह दांत निकालने लगा। लता और विक्रम ने एक साथ घूर कर देखा तो चंदन घबरा गया और बोला, चलो भी, ऐसे क्या घूर रहे हो। और तीनों आगे के सफर पर आगे बढ़ गए। तीनों अपने घोड़ों को लेकर निकलते हैं। रास्ते में कई जंगल, पहाड़, नदियों को पार करते हुए वो एक समुद्र के आगे रुके। तीनों समुद्र को निहार रहे थे। तभी लता बोली, आगे क्या विचार है राजकुमार? इस समुद्र को पार करके ही रानी फूलमती तक पहुंचा जा सकता है। चंदन सोचते हुए बोला, पर हम समुद्र को पार कैसे करेंगे? विक्रम ने ठंडी आह भरते हुए कहा, नाव बनाकर हमको जो समुद्र को पार करना होगा, इसके लिए एक नाव बनानी होगी। ऐसा कहकर वो चंदन को देखने लगा। चंदन एकदम अचकचाता हुआ बोला, मुझे नाव बनानी नहीं आती, तुम ही लोग बनाओ। लता मुस्कुराती हुई कहती है, हम सिखा देंगे आपको नाव बनाना। चंदन उसकी तरफ हसरत भरी नजरों से देखता है और कहता है, जी बिल्कुल, यदि आप सिखाएंगी तो हम जरूर सीख जाएंगे। विक्रम चंदन को अजीब नजरों से घूरता है तो तीनों पेड़ों की लकड़ी इकट्ठा करके नाव बनाते हैं और उसमें सवार होकर समुद्र में उतर जाते हैं। 2 दिन नाव खेने के बाद वो तट पर पहुंचते हैं। चंदन नाव को एक नारियल के पेड़ से बांध देता है। राजकुमार विक्रम कहता है, ये है राजकुमारी फूलमती का देश। लता कहती है, जी राजकुमार, परंतु ये तो राज्य का पिछला हिस्सा है। राजकुमारी को उस दुष्ट मंत्री ने यहाँ नजरबंद करके रखा हुआ है। चंदन अपना सिर खुजलाता हुआ बोला, वो सब तो ठीक है, परंतु हम राजकुमारी तक पहुँचेंगे कैसे? लता चंदन को देखकर मुस्कुराती है। चंदन समझ जाता है और मन ही मन सोचता है, ये सब भी मुस्कुराती हैं कि कोई ना कोई करामात होगी। लता अपने मुंह से एक अजीब आवाज निकालती है, जिसे सुनकर एक घुड़सवार दौड़ता हुआ आता है। वो तीनों के पास आ जाता है। विक्रम एक बूढ़े को देखकर सोच में पड़ जाता है कि यह कौन है। तभी लता उस आदमी को देखकर कहती है, चाचा जी आप कैसे हैं? घुड़सवार कहता है, बेटी तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हारी जान को खतरा है। और ये लोग कौन हैं? लता कहती है, अरे चाचा जी, इतने सारे सवाल एक साथ? मैं यहाँ इन दोनों की मदद से आई हूँ। ये हैं कुंतल देश के राजकुमार विक्रम सिंह और उनके मित्र चंदन। ये यहाँ राजकुमारी से विवाह करने के उद्देश्य से आए हैं और ये मेरे पिताजी को छुड़ाने में मेरी मदद करेंगे। घुड़सवार सोच में पड़ जाता है और बोलता है, बेटा बहुत अच्छा, बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? राजकुमार कहने लगा, आप हमें महल के अंदर जाने में मदद कीजिए। घुड़सवार बोला, बिल्कुल, कल यहाँ मंत्री के यहाँ एक जलसा करने जा रहे हैं, आप लोग तब महल में प्रवेश कर लीजिएगा। इतना कहकर घुड़सवार वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद कुछ खाने के सामान और एक तंबू समेत अपने साथ लेकर लौटता है। घुड़सवार कहता है, ये लीजिए आप लोगों के लिए भोजन और आराम करने के लिए कुछ सामान है और कल मिलते हैं। तीनों भोजन करके सो जाते हैं। सुबह होते ही वे लोग महल में जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। लता फिर एक अजीब सी आवाज़ निकालती है और थोड़ी देर बाद वो घुड़सवार वापस आ जाता है। घुड़सवार कहता है, तो आप लोग तैयार हैं चलने के लिए? ये देखिए, आप लोग इन कपड़ों को पहन लीजिए, ये जलसे में नाचने वाले लोगों के कपड़े हैं, आप ये पहनकर अंदर आसानी से जा सकते हैं। तीनों वे कपड़े पहन लेते हैं जो लता चमकदार कपड़ों में सुंदर लगती है। चंदन उसे मुंह फाड़े देख ही जा रहा था तो राजकुमार विक्रम ने जब यह देखा तो उसने चंदन का मुंह बंद करते हुए कहा, मित्र
मुंह में कोई मक्खी घुस सकती है। क्या बात है, ऐसे क्या निहार रहे हो उसको? चंदन कहता है, मित्र अब तो दूल्हा बन जाओगे तुम, तो मैं सोच रहा हूँ कि लगे हाथ मैं भी ब्याह रचा लूं। विक्रम हंसते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, पहले हम राजकुमारी से तो मिल लें। ये कहकर तीनों चल देते हैं। एक बड़े से प्रवेश द्वार पर आकर तीनों रुक जाते हैं। सैनिक उनको देखकर कहता है, नाच गाने आए हो क्या? तीनों सहमति में अपना सिर हिलाते हैं। सैनिक कहता है कि जाओ अंदर। तीनों अंदर चले जाते हैं। चारों तरफ सजावट हो रखी थी। रंग बिरंगे फूलों से महल को सजाया गया था। तभी मंत्री जी, जो कि राजा बन चुका था, उसका आगमन होता है। सभी खड़े हो जाते हैं। राजा गद्दी पर बैठता है और सबको बैठने का इशारा करता है। फिर राजकुमारी का प्रवेश होता है। गुलाबी रंग का लहंगा पहने हुए सुंदर हिरनी जैसी आंखों वाली राजकुमारी को देखकर राजकुमार विक्रम का हाल बेहाल हो जाता है। वो एकटक राजकुमारी को देखता रह जाता है। इतनी सुंदर सुकुमारी उसने पहली बार देखी थी। तभी चंदन विक्रम की आंखों के सामने हाथ हिलाता है। तब राजकुमार को होश आता है। विक्रम कहता है, मित्र इतनी सुंदर राजकुमारी तुमने कभी देखी है? सही कहते थे लोग, वाकई में फूलमती बिल्कुल फूलों जैसी है। चंदन भी अपनी सहमति में सिर हिलाता है। तभी लता आकर दोनों से बोलती है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ योजना बनाई कि नहीं? राजकुमार विक्रम दोनों को अपने करीब बुलाता है और उनके कान में कुछ कहता है। राजकुमार विक्रम की योजना के अनुसार रात को जब जलसा खत्म हो जाएगा और वे सब सो जाएंगे, तब वो फूलमती के कक्ष में जाकर उसे सब बताएगा। उसमें जलसे से नाच गाने के बाद राजकुमार सैनिकों की नजर बचाकर कमरे में छुप जाता है। रात गहरी होने लगती है। विक्रम राजकुमारी के कक्ष का मुआयना करता है। कक्ष बहुत बड़ा था। कमरे के बीचों बीच एक गोलाकार पलंग पड़ा हुआ था, जिस पर रेशमी चादर बिछी हुई थी। बड़े बड़े मसंद पलंग पर पड़े हुए थे। एक कोने में आदमकद शीशा लगा हुआ था। एक तरफ दीवार पर फूलमती का आदमकद चित्र लगा हुआ था। राजकुमार को कमरा बहुत पसंद आया। वो फूलमती के चित्र को निहार रहा था। तभी बाहर से लोगों के हंसने की आवाज आई। वह एक पर्दे के पीछे छिप गया और देखने लगा राजकुमारी अपनी दासियों सहित कमरे में प्रवेश कर चुकी थी। दासियां फूलमती के आभूषण उतार रही थी। बिना आभूषणों के भी फूलमती बहुत सुंदर लग रही थी। राजकुमार एकटक उसे निहार रहा था। दासियों ने भारी भरकम पोशाक उतारने लगी तो विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद कक्ष के दिए बुझा दिए गए। कुछ दिए जलते हुए छोड़ दिए गए ताकि प्रकाश रह सके। दासियों के जाने के बाद राजकुमारी सो गई। विक्रम पर्दे के पीछे से निकलकर राजकुमारी के पलंग के पास खड़ा हो गया। वो फूलमती को लगातार देखे जा रहा था। अचानक राजकुमारी की आंख खुल गई। अपने सामने एक अजनबी को देखकर वह जोर से चिल्लाई। राजकुमार ने घबराकर फूलमती के मुंह को अपने हाथ से बंद कर दिया और बोला, चुपचाप मेरी बात सुनो, चिल्लाओ मत। लेकिन राजकुमारी ने उसके हाथ पर काट लिया और फिर जोर से चिल्लाई। अब की बार राजकुमार ने उसके कमर पट्टे से कटार निकाली और राजकुमारी के हाथ पकड़ लिया और बोला, राजकुमारी मेरी बात सुनो। फूलमती गुस्से में बोली, कौन हो तुम और इस तरह मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? राजकुमार विक्रम कहने लगा, मैं कुंतल देश का राजकुमार विक्रम हूँ। मैं इतनी दूर से आपसे विवाह करने आया हूँ। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आपके सिवा किसी और से विवाह नहीं करूँगा। राजकुमारी उसे एकटक देखे जा रही थी। उसको विक्रम की आंखों में सच्चाई नजर आई। वो शांत होकर पलंग पर बैठ गई। उसने विक्रम को भी बैठने के लिए कहा। राजकुमार विक्रम ने सारी बात फूलमती को बताई। उसने यह भी बताया कि राजा की हत्या राजवैद ने नहीं बल्कि मंत्री जी ने की है। इतना सुनकर फूलमती बोली, संदेह तो मुझे पहले से ही था। पिताजी महाराज ठीक लग रहे थे और राजवैद तो शुरू से ही हमारे यहाँ आ रहे हैं। तभी तो मंत्री मुझसे विवाह करना चाहता है, पर मैं उस कमीने और अधेड़ उम्र के आदमी से विवाह नहीं कर सकती। राजकुमार कहने लगा, राजकुमारी
तो चलो उस मंत्री को मृत्यु दंड देकर राजवैद्य को छुड़ाते हैं। ऐसे कैसे राजकुमार, राजकुमारी कहने लगी, उसके साथ सारे सैनिक हैं, हम कैसे उन लोगों को यकीन दिलाएंगे। राजकुमार ने एक युक्ति निकाली। दूसरे दिन राजकुमारी ने अपने पिताजी के कुछ भरोसेमंद लोगों को साथ लिया और उनको अपने कमरे में छुपा दिया। फिर दासियों से मंत्री को बुलाने को कहा। मंत्री राजकुमारी का बुलावा सुनकर दौड़ा चला आया, क्योंकि राजकुमारी उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। राजकुमारी ने उसको अपनी अदाओं से रिझाकर खूब मदिरा पिलाई। मदिरा के नशे में मंत्री ने सारी सच्चाई उगल दी। यह सब सुनकर कमरे में छिपे सैनिक और राजा के वफादार निकल आए। उन्होंने मंत्री को मृत्यु दंड दे दिया और राजवैद्य को रिहा कर दिया। राजकुमारी बहुत खुश थी। उसने राजकुमार विक्रम से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उधर चंदन ने भी लता का हाथ उसके पिताजी से मांग लिया। महल में विक्रम और फूलमती, चंदन और लता का विवाह संपन्न हुआ। कुछ दिन वहां रहने के बाद राजकुमार ने अपने देश लौटने की इच्छा जताई। सभी ने भारी मन से चारों को विदा किया। चारों अपने देश को लौट आए। राज्यवासियों और बाकी भाई और भाभियों ने दोनों का स्वागत किया। राजा रानी भी अपनी सबसे छोटी बहू को लेकर बहुत खुश हुए। इधर चंदन और उसकी पत्नी का भी अच्छा स्वागत किया गया। राज्य में जलसा किया गया। दूसरी तरफ 5वें और 6ठे नंबर की रानी बहुत ज्यादा चिड़ी हुई थी। राजकुमार विक्रम उनकी तरफ आया और मुस्कुराते हुए बोला, कैसी हो मेरी प्यारी भाभी, आपको आपकी देवरानी कैसी लगी। दोनों ने चिढ़कर मुंह बना लिया और राजकुमार आगे बोला, देख लीजिए फूलमती ही है, जैसा आपने कहा था लाने के लिए वैसी ही लेकर आया हूँ। दोनों रानियां पैर पटकती हुई वहां से चली गईं। इतने में बड़ी भाभी आई और राजकुमार से खुश होते हुए बोली, वाह देवर जी, आपने तो दिल खुश कर दिया, जो असंभव था उसे संभव करके दिखा दिया। राजकुमार कहने लगा, यह सब तो आपका आशीर्वाद है भाभी, और दोनों हंस पड़े। राजकुमार विक्रम और फूलमती राजी खुशी रहने लगे। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं रही। उधर दूर काली पहाड़ियों की गुफा, जो बाहर से संकरी थी लेकिन अंदर से बहुत बड़ी थी। पतले से रास्ते निकलकर अंदर आने पर एक तालाब था, जिसमें कई कमल के फूल खिले हुए थे। उसके चारों तरफ कई रंग बिरंगे फूल पौधे थे। बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए थे, जिनको देखकर ऐसा लगता था कि किसी ने यह बगिया खुद लगाई है। बगिया के बीचों बीच पत्थर का एक संकरा रास्ता था, जो एक हॉल की तरफ जाता था। उसके अंदर प्रवेश करते हुए सामने एक बड़ा सिंहासन था, जो कि काले रंग की धातु का बना हुआ था। एक तरफ आराम करने के लिए बड़ा सा पलंग था, तो एक तरफ किसी देवता की बहुत ही भयानक सी मूर्ति थी, जो देखने में काले जादू की तरह लग रही थी। उसके सामने एक कुंड था, जिसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, जिसके पास नींबू मानव खोपड़ी पड़े हुए थे। एक तरफ एक सुंदर सोने का बना हुआ पिंजरा था, जिसमें एक तोता था। ये गुफा झिलमिला जोगी की थी। हाँ, झिलमिला जोगी, जो कि एक बड़ा और ताकतवर जादूगर था, जिसके जादू का कोई तोड़ नहीं था। झिलमिला जोगी बहुत बड़ा जादूगर था। उसे अपने जादू पर बड़ा घमंड था। वह न सुनने का आदी नहीं था। उसने जो ठान ली उसे कर कर रहता था। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो वह उसे जादू से कुछ भी बना देता था। एक बार वो अपनी गुफा में टहल रहा था। उसके पास एक जादुई कांच का गोला था, जिसमें वह दुनिया जहान में कुछ भी देख सकता था। टहलते हुए रुका और जादुई गोले में देखकर कहा, ऐ मेरे जादुई गोले, बता दुनिया में नया क्या हुआ। जादुई गोले में तस्वीर दिखती है। अचानक उसमें विक्रम और फूलमती दिखते हैं। झिलमिला जोगी की निगाह फूलमती पर रुक जाती है। वह उसे देखते ही उसका दीवाना हो जाता है। वह आश्चर्य में पड़ जाता है, इतनी सुंदर रानी मैंने आज तक नहीं देखी, इसे तो मेरे पास होना चाहिए। उसने गोले से पूछा, ए जादुई गोले, बता ये औरत को कहाँ है। और जादुई गोले से आवाज आई, ए मेरे आका, कुंतल देश के सबसे छोटे राजकुमार विक्रम की पत्नी है। ये रानी फूलमती, कुछ दिन पहले ही इसका विवाह हुआ है।
जादूगर जोर से हंसने लगा और बोला, अब यह फूलमती मेरी रानी बनेगी। और वह निकल गया रानी फूलमती को लाने के लिए। जादूगर अपने जादू से उड़ते हुए कुंतल देश पहुंच गया। उसने आकाश में ही खड़े हुए चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी उसे एक बड़ा सा महल दिखाई दिया। वो समझ गया कि यही राजा का महल है और फूलमती रानी भी यहीं मिलेगी। वह उड़ता हुआ महल की खिड़कियों के पास आया और उसमें झांकने लगा, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वह निराश हो गया और महल के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। उसने एक साधु का रूप धर लिया और महल के द्वार पर पहुंचा। जोगी कहने लगा, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। द्वारपाल कहने लगे, अरे बाबा, कहाँ जा रहे हो? किससे मिलना है? जोगी कहने लगा, हम बहुत दूर से आए हैं बच्चा, हम तो भिक्षा चाहते हैं। जोगी उसे कुछ जादू दिखाता है और अपने जादू से द्वारपाल का भाला केले में बदल देता है। द्वारपाल हैरान रह जाता है। वह दौड़ा दौड़ा महल के अंदर गया और बड़ी महारानी से बोला, महारानी जी, एक बहुत ही चमत्कारी बाबा आए हैं, आपसे भिक्षा मांगना चाहते हैं। इस समय महाराज, राजकुमार विक्रम और महारानी दूसरे राज्य के राजा के यहाँ विवाह में गए हुए थे। बाकी 6 राजकुमार शिकार पर गए हुए थे। महल में 7 रानियां ही थी। बड़ी रानी बाबा के बुलाने की आज्ञा दे देती है। जोगी द्वारपाल के साथ अंदर महल में जाता है। रानी उसको नमस्कार करती है। जोगी कहता है, भिक्षाम देही रानी। रानी जी कहती हैं, महाराज, आपको भिक्षा अवश्य मिलेगी, परंतु हमें आपका आशीर्वाद भी चाहिए। जोगी कहता है, जी अवश्य रानी जी, आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाइए। जोगी ने खुश होते हुए कहा। तो सबसे बड़ी रानी ने दासी को इशारा किया। दासी अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद बाकी रानियां वहां पर उपस्थित हो गईं। झिलमिला जोगी सभी रानियों को घूर कर देखने लगा। सभी रानियां एक से बढ़कर एक थीं, सभी सुंदर थीं। अंत में उसकी दृष्टि फूलमती रानी पर पड़ी तो वह उसको देखता ही रह गया। इतनी सुंदर नारी, वो मन ही मन उसके रूप के रस का पान कर रहा था। तभी बड़ी रानी ने बोलकर उसका ध्यान भंग कर दिया। भिक्षा लीजिए महाराज। जोगी कहने लगा, नहीं रानी, हम आपसे भिक्षा नहीं लेंगे, कोई और दे हमें। तो दूसरे नंबर की रानी ने देना चाहा, पर जोगी ने उससे भी भिक्षा नहीं ली। इस तरह 6 रानियों ने कोशिश की, परंतु जोगी ने भिक्षा नहीं ली। अंत में फूलमती ने आग्रह किया तो जोगी ने उसके पास आया। जैसे ही फूलमती ने आगे हाथ बढ़ाया, जोगी ने मन ही मन एक मंत्र बुदबुदाया। पूरे कक्ष में धुआं भर गया। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समय बाद धुआं छट गया। सबने देखा जोगी खूब जोर से हंस रहा था। सबसे बड़ी रानी बोली, कौन हो तुम और हमारे साथ ये छल क्यों? जोगी हवा में उड़ रहा था और हंसते हुए बोला, मेरा नाम झिलमिला जोगी है, मैं एक जादूगर हूँ। फूलमती रानी की सुंदरता पर मोहित हो गया था, इसलिए इसको यहाँ से लेने आ गया। तभी सबकी नजरें फूलमती रानी पर गई, पर वो तो अपने स्थान पर थी ही नहीं। तीसरे नंबर की रानी ने कहा, फूलमती कहाँ गई? वो तो यहाँ नहीं है। जोगी अट्टहास करते हुए बोला, वो यहाँ है। एक बोतल दिखाते हुए बोला। उसने फूलमती को गुड़िया बनाकर बोतल में कैद कर लिया था। जोगी हवा में उठते हुए बोला, अब ये मेरी रानी बनेगी, और हंसता हुआ निकल गया। ऐसा कहकर खिड़की से बाहर चला गया। 6 की 6 रानियां सिर पकड़कर बैठ गईं। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। थोड़ी देर बाद उनके पति आए। जब वे महल में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर चकित रह गए। मातम से माहौल में जो महल का हो रखा था। 6 रानियां सिर झुकाकर बैठी हुई थी। सबसे बड़े राजकुमार ने पूछा, इस महल में इतना सन्नाटा क्यों है? क्या हुआ? आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? यह सुनकर सभी रानियों की रुलाई फूट पड़ी। उन लोगों ने सारा हाल राजकुमारों से कह सुनाया। 6 के 6 राजकुमारों को बहुत क्रोध आया। चौथे नंबर का राजकुमार बोला, मैं उस जादूगर को छोड़ूंगा नहीं, उसने हमारी घर की बहू का अपहरण किया है। सभी राजकुमारों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। यह सुनकर बड़ी रानी बोली, वह कोई मामूली आदमी नहीं है, वो तो एक जादूगर है। उसने अपने जादू से फूलमती को गुड़िया बना लिया है। आप लोगों का वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है।
दूसरे नंबर का राजकुमार बोला, तो क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? हमारा भाई क्या सोचेगा हमारे बारे में कि कोई भी उसकी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए? सबसे बड़े राजकुमार ने कहा, तुम सही कह रहे हो भाई, यह हमारी इज्जत का सवाल है। चलो हमें फूलमती को बचाना चाहिए, यह समय बातों का नहीं है। 6 के 6 राजकुमार फूलमती की तलाश में निकल पड़ते हैं। 6 राजकुमारों ने फूलमती को बहुत ढूंढा, पर उन्हें उनका कोई सुराग नहीं मिला। चलते चलते वे बहुत थक गए, सो एक पेड़ की छांव में बैठ गए। अभी सभी भाई सुस्ता ही रहे थे कि उन्हें एक मीठी सी आवाज़ सुनाई दी। सभी राजकुमारों ने आवाज़ की दिशा में देखा तो एक तोता तोती बैठे हुए एक डाल पर, जो तोता आपस में बातें कर रहे थे। तोता बोला, और बता तोती, क्या हाल चाल है? कोई नया समाचार? तोती बोली, अपने तो वही हड्डी वही खाल है, नया समाचार सुनो। झिलमिला जोगी फूलमती रानी को जबरन उठा लाया है। तोता आश्चर्य में बोला, क्या कहती हो? इस दुष्ट की हरकतें कम होने के नाम नहीं ले रहीं। यह सुनकर सभी राजकुमार एक दूसरे को देखने लगे। उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये पक्षी कैसे इंसानी भाषा बोल रहे हैं। सबसे बड़े राजकुमार ने उन दोनों को आवाज़ दी, सुनिए जरा, इधर देखिए, बोलो क्या कहना चाहते हो? कौन हो आप सब? तोता उनसे पूछने लगा। तो बड़े राजकुमार ने सारी बात उन दोनों को बताई। तो तोती कहने लगी, हम उस जादूगर की गुफा में रहते हैं। हमारा एक और साथी था जिसको उसने कैद कर रखा है। यह इंसानी भाषा हमने उसी जादूगर से सीखी है। एक बार वो हमारी बलि देना चाहता था तो हम बच निकले, पर हमारा एक साथी वहाँ रह गया। फिर तोते ने कहा, वह बहुत ही दुष्ट और ताकतवर जादूगर है, उसे कोई हरा नहीं सकता। चौथा राजकुमार बोला, हम हराएंगे उसे और उसकी गलती के लिए सजा भी देंगे। तुम लोग केवल उसका पता बताओ। तोते ने उनका पता बता दिया। राजकुमार उसी दिशा में बढ़ चले। तोता के द्वारा बताए गए रास्ते पर 6 राजकुमार चल पड़े। कठिन पहाड़ियों पर चढ़कर वे लोग काली पहाड़ी की गुफा में पहुंच गए। अंधेरी गुफा में काफ़ी चलने के बाद गुफा एक बहुत बड़े बगीचे में खुलती है। चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। कोने में एक झरना बह रहा था। पक्षी विहार कर रहे थे। राजकुमार इतना मनोरम दृश्य देखते ही रह गए। चौथे नंबर का राजकुमार बोला, अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है, ऐसा लगता है जैसे देवताओं ने इसे बनाया है। उनकी बात पर सभी सहमति जताते हुए 5वें राजकुमार ने कहा, भाई ये एक जादूगर का बाग है, सुंदर तो होगा ही। हमें यहाँ की सुंदरता से कोई मतलब नहीं है, हमें फूलमती को छुड़ाना है, हमें अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। सबसे बड़े राजकुमार ने गंभीर होते हुए कहा। तो बगिया के बीचों बीच एक पक्का रास्ता दिखाई दे रहा था, जो कि झिलमिला जोगी की हालनुमा कमरे की तरफ जाता था। जैसे ही 3रे नंबर के राजकुमार ने उस पर अपना पैर जमाया, वह धड़ाम से गिर गया। बाकी राजकुमार उसे देखकर रुक गए और आश्चर्य में पड़ गए। दरअसल रास्ता दिखने में पक्का लग रहा था, परंतु वहाँ पानी था, जो कि जादू की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। 6ठे नंबर के राजकुमार ने परेशान होते हुए कहा, अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे? दूसरे नंबर के राजकुमार ने कहा, हम तैर कर जाएंगे। जादूगर ने अपनी माया से इस रास्ते को पत्थर का दिखाया है। सभी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और रास्ते पर कदम रखते ही पानी में गिर जाते हैं। सभी राजकुमार तैरना जानते थे। वे लोग तैरते हुए जादूगर के कमरे के दरवाजे तक पहुंचते हैं। उधर जादूगर ने फूलमती को मक्खी बनाकर रखा हुआ था और खुद अपने जादुई गोले में राजकुमारों को आते हुए देख रहा था। इससे पहले राजकुमार उसके पास पहुंचते, वह खुद ही उनके पास पहुंच गया। झिलमिला जोगी और 6 राजकुमार आमने सामने खड़े हुए थे। उनको देखकर उसने जोर से अट्टहास किया और बोला, तो तुम लोग आ ही गए हो फूलमती को लेने? सबसे बड़ा राजकुमार गुस्से में बोला, फूलमती को छोड़ दे नीच जादूगर, नहीं तो। जादूगर कहने लगा, नहीं तो क्या कर लोगे? यह सुनकर राजकुमार कहने लगा, तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है। झिलमिला जोगी कहने लगा, चलो यह भी देख लेते हैं, मैं एक बहुत बड़ा जादूगर हूँ, देखना चाहते हो मेरी ताकत तो देखो। जोगी बोला और उसने अपने हाथ हवा में लहराया
और एक चमक उसके हाथ से निकली। सबसे पीछे खड़ा राजकुमार पत्थर की मूर्ति में बदल गया। बाकी राजकुमार यह देखकर सन्न रह गए। चौथे और पांचवें नंबर के राजकुमार जोगी की तरफ तलवार लेकर लपके, लेकिन जोगी ने उनको भी अपने जादू से पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। पलक झपकते ही सभी राजकुमार पत्थर की मूर्ति में बदल गए। इधर जब राजकुमार विक्रम अपने माता पिता के साथ अपने राज्य में पहुंचा तो राज्य पर पहुंचने पर ही उसको फूलमती के अपहरण होने की खबर मिली। जब रानियों ने 6 राजकुमारों के फूलमती की खोज खबर लिए जाने की बात बताई तो राजकुमार विक्रम चिंतित हो गया। उसने फूलमती और भाइयों की खोज करने की ठान ली। जब वह चलने को हुआ तो उसके दोस्त चंदन ने भी साथ चलने की जिद की। विक्रम ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं मेरे दोस्त, वहाँ बहुत खतरा है और बाकी भाई यहाँ नहीं है। तुम यहाँ रुको और पिताजी महाराज के पास उनका ध्यान रखो। यह कहकर राजकुमार विक्रम झिलमिला जोगी के ठिकाने की तरफ चल निकला। चलते चलते ऊंचे नीचे पहाड़ और घाटियों को पार करते हुए वह उसी जगह पहुंच गया जहां बाकी राजकुमार ठहरे थे। वो भी थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसको भी तोते तोती का जोड़ा मिला। उन तोतों ने झिलमिला जोगी की सारी कहानी बताई और यह भी बताया कि उसके भाई की तलाश में वे इधर से ही निकले हैं। राजकुमार विक्रम ने उनसे झिलमिला जोगी के बारे में पता पूछा तो और उनकी खोज में निकल गया। जल्दी वह उस ठिकाने पर पहुंच गया जहां अंधेरी गुफा बहुत देर चलने के बाद वह खुले आकाश के नीचे आ गया। उसी सुंदर बगीचे में वह चलते चलते एक पत्थर से टकरा गया। उसने नज़र उठाकर देखा तो एक घुड़सवार की मूर्ति थी। वह चौंक गया। उसने चारों तरफ निगाह उठाई तो वहाँ ऐसी कई मूर्तियाँ थी, जो कोई घोड़े पर बैठा हुआ, कोई तालाब में पानी पीता हुआ, कोई जमीन पर बैठा हुआ, कोई तलवार लहराता हुआ। राजकुमार को आश्चर्य हुआ, आखिर इतनी मूर्तियाँ यहाँ कैसे? उन मूर्तियों को गौर से देखने पर वह पता चल गया ताकि अचानक उसकी निगाह एक मूर्ति पर पड़ गई। उसके सबसे बड़े भाई से मिल रही थी। उसने गौर से देखा तो गले में पड़े शाही हार से उसे पता चल गया कि उसका बड़ा भाई है। जो ढूंढते हुए उसको बाकी के भाई भी मिल गए, परंतु राजकुमार यह देखकर दुखी हो गया। उसके भाई अब पत्थर की मूर्ति में बदल गए हैं। उसको यह देखकर बहुत गुस्सा आया। वो चिल्लाते हुए बोला, दुष्ट जादूगर, मैं तुझे तेरी सजा दूंगा जो मौत से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी। वह उसके हालनुमा कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर आकर राजकुमार ने दिमाग लगाया, यदि वो जोश में आकर ऐसे ही अंदर आ गया तो हो सकता है जादूगर उसको भी पत्थर की मूर्ति में बदल दे। उसको थोड़ी चतुराई से काम लेना होगा। उसको परी द्वारा दी गई अंगूठी की याद आई। उसने वो अंगूठी पहन ली। अंगूठी पहनते ही वो गायब हो गया। अब उसे कोई देख नहीं रहा था। वह कमरे में पहुंचा। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, परंतु उसको कहीं भी फूलमती नहीं दिखी। वह हताश हो गया और सोचने लगा, फूलमती को अब कहाँ ढूंढे। तभी एक मक्खी भिनभिनाते हुए राजकुमार के पास आई। राजकुमार का ध्यान भंग हो गया। वह उस मक्खी को हाथ से दूर कर देता। वो मक्खी फिर सामने आकर भिनभिनाती, जिससे राजकुमार परेशान हो गया। राजकुमार मक्खी से बचने के लिए वापस अदृश्य हो गया, जिससे उस मक्खी से उसका पीछा छूटता है। थोड़ी देर बाद झिलमिला जोगी आता है। वह चारों तरफ निगाह घुमाता है कि सब ठीक है या नहीं। फिर अपने बिस्तर पर बैठकर आराम फरमाते हुए शराब का मजा ले रहा था। रात होने लगती है। विक्रम अदृश्य होकर उसकी हरकत देख रहा था। नशे में चूर होने पर जोगी दीवार पर चिपकी हुई मक्खी पर मंत्र फूंकता है और पलक झपकते ही मक्खी फूलमती में बदल जाती है। और राजकुमार यह देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है, तभी यह मक्खी उसके पास आ रही थी बार बार। यह मक्खी नहीं, मेरी फूलमती है। वह दुखी हो उठता है। इतने में जोगी बोलता है कि हे सुंदरी, क्यों दूर हो? मुझसे देखो, मैं कितना बड़ा जादूगर हूँ। मुझसे विवाह कर लो, तुम बहुत सुखी रहोगी। और हंसने लगता है। फूलमती क्रोध से कहती है, दुष्ट जादूगर, मैं तुझसे कभी विवाह नहीं करूँगी। मेरे पति मुझे खोजते हुए यहाँ आते ही होंगे।
वो तेरा बहुत बुरा हाल करेंगे, देख लेना। जोगी जोर जोर से हंसता है और कहता है, मूर्ख स्त्री, वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। एक आम इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके भाइयों को तो मैंने पत्थर का बना दिया है। अगर वो यहाँ आ भी गया तो उसका भी वही हाल करूँगा। यह सुनकर फूलमती रोने लगती है। जोगी फिर कहता है, 2 दिन बाद पूनम की रात है। उस रात तुझसे विवाह करके तेरी बलि दूंगा। फिर मैं और शक्तिशाली बन जाऊंगा। और जोर जोर से वह अट्टहास करता है। यह कहकर जोगी वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही विक्रम अपनी अंगूठी उतारता है और फूलमती के पास आ जाता है। फूलमती जमीन पर पड़ी रो रही थी। विक्रम कहता, उठो राजकुमारी, देखो तुम्हारा विक्रम आया है। ऐसे सुनकर राजकुमारी फूलमती मुंह उठाकर देखती है और खुशी के मारे चीख पड़ती है। राजकुमार उसके मुंह पर हाथ रखकर चुप कराता है। फूलमती कहती है, राजकुमार आप यहाँ कैसे आए? मुझे यहाँ से ले चलिए, यह जादूगर बड़ा दुष्ट है। विक्रम कहने लगा, घबराओ नहीं फूलमती, मैं तुमको और अपने भाइयों को यहाँ से सकुशल ले जाऊंगा, पर इस जोगी को भी ऐसी सजा दूंगा कि यह याद रखे। तभी पिंजरे में से तोता बोलता है, हाँ राजकुमार, जरूर देना सजा। राजकुमार उस तोते के पास पहुंचता है और उससे जादूगर के बारे में पूछताछ करता है। तोते से बात करने पर पता चलता है कि झिलमिला जोगी ने जादू से अपनी जान तोते में डाल दी है, इसलिए उसे कोई नहीं मार सकता। राजकुमार ने ठंडी आह भरते हुए कहा कि फिर उसे कैसे मारा जा सकता है? तोता कहने लगा, उसको मारने का एक ही तरीका है, तुम मेरी गर्दन दबोच देना, जिससे उसके प्राण निकल जाएंगे। राजकुमार कहने लगा, पर इससे तो तुम्हारी जान चली जाएगी, मेरे से यह नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है क्या? तोता कहता है, नहीं राजकुमार, कोई और उपाय नहीं है। आप सुनिए, जब पूर्णमासी का पूरा चांद निकलेगा तब आप मेरी गर्दन दबोच देना, जादूगर के प्राण निकल जाएंगे। फिर आप जादुई जल लेकर मेरे मुंह में डाल देना, मैं फिर से जीवित हो जाऊंगा। इतना सुनते ही राजकुमार खुश हो गया और बोला, अब जोगी की मौत निश्चित है, मैं उसे मारकर ही रहूंगा, पर मेरे भाई वो कैसे ठीक होंगे? तब तोता कहने लगा, जब जादूगर मर जाएगा तो उसका जादू भी खत्म हो जाएगा और आपके भाई जिंदा हो जाएंगे। राजकुमार और तोते की बात सुनकर फूलमती बोली, अब हमें समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। राजकुमार आप जल्दी से गायब हो जाइए, जोगी आने ही वाला होगा। राजकुमार गायब हो गया। तोता भी अपने पिंजरे में चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद जोगी नशे में धुत आया और सो गया। अगले दिन पूर्णमासी थी। सुबह ही जोगी फूलमती को मक्खी बनाकर जाने लगा और जाते हुए बोला कि आज तुमसे विवाह करके मैं और शक्तिशाली बन जाऊंगा, तैयार रहना। रात हो गई। जोगी अपने जादू क्रिया की तैयारियां करने लगा। एक तरफ मंडप था जिसमें हवन कुंड की आग लग रही थी। जोगी ने फूलमती को तैयार होने को कहा। फूलमती तैयार हो गई। फूलमती ने जबरदस्ती मंडप में बिठाने लगा। तभी जोगी को एक जोरदार थप्पड़ लगा। उसने सोचा शायद यह उसका भ्रम है, क्योंकि उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह चिल्लाकर भी बोला, कौन है? तो किसने मुझे मारा है? इतने में एक धक्के से जोगी की टोपी नीचे गिर गई। फिर ऐसे लगा जोगी को किसी ने छाती पर लात मारी हो। जोगी जमीन पर गिर गया। फूलमती यह देखकर हंसने लगी। वो समझ गई कि राजकुमार की हरकत है। जोगी बौखला गया। उसने अपने जादुई गोले में देखा तो उसको सब समझ आ गया कि यहाँ फूलमती के अलावा राजकुमार भी है। वह चौकन्ना हो गया। उसने राजकुमार को ललकारा और बोला, ये छुप छुप कर क्यों बाहर कर रहे हो? राजकुमार, मुझसे डर गए क्या? सामने आओ अगर हिम्मत। जोगी की ललकार सुनकर राजकुमार अंगूठी उतारकर सामने आ गया और बोला, हाँ दुष्ट, बोल, मैं यहाँ हूँ। अच्छा, तो तुम राजकुमार विक्रम हो, अपनी पत्नी को यहाँ से छुड़ाने आए हो? मौत का डर नहीं लगता तुझे? जोगी ने अकड़ते हुए कहा। तो राजकुमार ने कहा, नहीं,
मैं मौत से नहीं डरता जादूगर। मैं अपनी मौत को भी लेकर अपने साथ जाऊंगा और अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले जाऊंगा। जहाँ भी जाता हूँ मैं अपनी मौत को हथेली पर रखकर लेकर जाता हूँ और मैं यहाँ से अपनी पत्नी और भाइयों को ठीक ठाक लेकर जाऊंगा और वो तुझे भी मौत के घाट सुलाकर। विक्रम साहस दिखाते हुए बोला। जोगी ने विक्रम पर नजर डाली तो देखा अंगूठी उसके हाथ में ही है। वह समझ गया कि वह इस अंगूठी के सिवाय इसके पास कुछ जादू ही नहीं है। अगर इससे यह अंगूठी ले ली जाए तो ये एक आम इंसान ही मेरे लिए है। उसने देर न करते हुए राजकुमार को धक्का दिया। विक्रम अपने आप को संभाल नहीं पाया और गिर पड़ा। उसके हाथ से वो अंगूठी गिर गई। जादूगर ने फुर्ती से उसे उठा लिया और अट्टहास करता हुआ बोला, ओ इस अंगूठी की वजह से इतना उछल रहे थे। राजकुमार कहने लगा, अब ये हुई हमारी हुई राजकुमार। और इतना कहकर उसने हाथ को हवा में घुमाया और एक बिजली सी चमकी और वह बिजली विक्रम पर गिरी। विक्रम अपनी जगह पर जड़ हो गया। यह देख वह समझ तो सकता था परंतु कुछ कर नहीं सका। जोगी उसके सामने से फूलमती को ले जाने लगता है परंतु वह नहीं जाती तो वह उसे घसीटते हुए ले जाता है। फूलमती राजकुमार से कहती है कि बचाओ राजकुमार, और जोगी उसे घसीटते हुए ले जा रहा था। जोगी मंडप में उसे जबरदस्ती बैठाकर अपनी जादू क्रियाएं करने लगा। फूलमती देखती है कि जादुई जोगी है, आंखें बंद करके मंत्र बुदबुदा रहा है। उसने कमर बंद से वह अंगूठी निकाल लेती है। जोगी अभी भी अपने मंत्र बुदबुदा रहा था। वो चुपके से खड़ी हो जाती है और जोगी को धक्का देकर भागती है परंतु हड़बड़ी में उसका पैर उसके कपड़ों में अटक जाता है और गिर पड़ती है। उसके गिरते ही जोगी उसके पैर को पकड़कर उसे खींच लेता है। फूलमती अंगूठी राजकुमार की तरफ फेंकती है परंतु वह उसे उठा नहीं पाता। तभी पिंजरे से तोता चीखता है, राजकुमार। राजकुमारी को वहीं वो छड़ी तोड़ दो, छड़ी को तोड़ दो। राजकुमारी फुर्ती से वो छड़ी तोड़ देती है। जोगी गुस्से में चीखने लगता है और फूलमती के बालों को पकड़कर उसे गिरा देता है और बोलता है, मूर्ख राजकुमारी, यह तूने क्या किया। छड़ी टूटते ही जोगी की आधी शक्ति खत्म हो गई। छड़ी के टूटने से जादू टूट गया और विक्रम पहले जैसा राजकुमार बन गया। वह फुर्ती से उठा और अंगूठी उठाई और फिर पहन ली। अंगूठी पहनते हुए वह गायब हो गया। उसने जोगी को मारना शुरू कर दिया। राजकुमार जोगी को इतना मार रहा था कि उसको अपने इस जादू के आजमाने का मौका ही नहीं मिला। इतने में तोता पिंजरे से चिल्लाया, राजकुमार वो घड़ी आ गई है, जल्दी से जल्दी करो। तोते ने याद दिलाने पर राजकुमार पिंजरे के पास पहुंचता है और तोते को निकालकर उसकी गर्दन को मरोड़ देता है। जोगी बहुत जोर से चिल्लाता है, नहीं, और उसके प्राण निकल जाते हैं। तोता भी मर जाता है। राजकुमार को जादुई जल की याद आती है तो वो जल उठाकर तोते के मुंह में डाल देता है। अगले ही पल तोता जीवित हो जाता है। तोता शुक्रिया राजकुमार कहकर, आखिर आपने झिलमिला जोगी को से जो है जनता को मुक्ति दिला दी, और ऐसा आपने मेरे साथ ही नहीं बहुत से लोगों को उसके जुल्मों से मुक्त किया है। ऐसा कहते ही तोता एक सुंदर नवयुवक में बदल गया। विक्रम उसे देखकर हैरान रह गया। विक्रम आगे बोला, हैरान मत होइए राजकुमार। तोता ने कहा, दुष्ट जोगी ने अपने जादू से मुझे और मेरे भाई और उसकी पत्नी को तोते में बदल दिया था। हम सब तोता बनकर यहीं उड़ते फिरते थे। एक दिन उसने मुझे पिंजरे में कैद कर दिया। मेरा भाई मेरी जान बचाने के लिए उड़कर भाग गया। उसे भी यह मिलता होगा जरूर। वह जोगी की कहानी बताकर मदद की अपील करता है पर कोई भी जोगी को मार नहीं पाया। तुमने यह कर दिखाया राजकुमार, तुम तो बहुत बहादुर हो। राजकुमार विक्रम ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, यह तो मेरा कर्तव्य था। चलो एक से भले दो। विक्रम फूलमती का हाथ पकड़कर गुफा से बाहर ले आता है और देखता है कि पहले जहाँ बगीचे बहुत सारे थे वहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई थी। अब वहाँ नवयुवक और नवयुवतियाँ खड़े हुए थे। सभी सिर झुकाकर विक्रम का धन्यवाद करते हैं। यह सब जोगी के जादू से
मूर्ति बन गए थे। अब राजकुमार ने उन्हें सब आज़ाद कर दिया। राजकुमार की निगाह अपने भाइयों को ढूंढ रही थी। सभी सामने भीड़ को चीरते हुए राजकुमार आते हुए दिखाई दिए। उनको देखते ही विक्रम अपने भाइयों के गले लग गया। सबसे बड़ा राजकुमार, शाबाश विक्रम, तुमने कर दिखाया, वाकई तुम हम सबसे बहादुर हो। तीसरे नंबर का राजकुमार कहने लगा, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, तुमने हम सबको बचा लिया। विक्रम भाई के गले लगता हुआ बोला, नहीं भैया, यह सब तो इन लोगों जो तोता थे पहले, उनकी वजह से संभव हुआ है। चलिए घर लौटते हैं। सभी खुशी खुशी होते हुए घर जाने लगते हैं। तोते से इंसान बने युवक और उसके भाई और भाभी को धन्यवाद दिया। सातों राजकुमार फूलमती को लेकर वापस अपने नगर लौट आए। चारों ओर खुशी का माहौल छा गया और इस तरह से राजकुमार ने बड़ी बहादुरी से जो जोगी को मार गिराया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।